हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एट डोर विद देव। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो कैसे हैं दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको घर बैठे अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिससे आप संबंध रखते हैं उसके एक सही दिशा में मार्गदर्शन कराया जाए। तो उसी टेस्ट सीरीज़ हम अपने चैनल पर एक साइंस की टेस्ट सीरीज चला रखी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और पार्ट लेकर। अभी तक चैनल पर 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये मेरा पार्ट 10 है। इसको आप देखें और पूरा इसका फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, देर ना करते हुए सीधे चलते अपने टॉपिक पर चलते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ ही गया होगा। तो पहला प्रश्न बायोफ्राइट्स है। बायोफ्राइट्स के बारे में बताएं। तो प्रश्न 1 का सही आंसर होगा बायोफ्राइट्स एक उभयचर प्राणी है। प्रश्न नंबर सी यहाँ पर सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होता है उसका जो प्रदूषक है उसको इंडिकेट किससे करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, सॉरी ए पर जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। लाइकेन के द्वारा आप सल्फर डाइऑक्साइड को देख सकते हैं। सर्प के बीज दंत हैं जो पॉइजन फैंग्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्रश्न 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंबी का दंत होते हैं इसके। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जिसमें कि साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारी टेस्ट सीरीज से बाहर का आ जाएगा, ये मैं इस बार की गारंटी लेता हूँ। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हो, रेलवे NTPC की कर रहे हो, लोअर PCS जिन्होंने उसका जो प्री एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई कर लिया है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको पता है लोअर PCS मेन और जो उसका प्री था दोनों का सेम पैटर्न है और इसमें विज्ञान से प्रश्न जरूर पूछे गए थे। आगे चलते हैं। साथ ही साथ SSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, ये किस प्रकार के हैं। इनको आप संजात अंग कहेंगे, समृद्धि अंग कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे या संबंधित अंग कहेंगे। तो आपको सही आंसर जोड़ना होगा। तो ये समृद्धि अंग होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है। तो प्रश्न 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोपाइलाइना। नियोपाइलाइना एनेलिडा और मोलास्का के बीच की क्या है, कड़ी है। आगे देखते हैं। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, किसके कारण होता है। तो ये तो आपको देख कर ही पता चल रहा होगा। प्रश्न 6 का सही आंसर होगा डी, ऑर्थीथीन चक्र द्वारा। ऑर्निथीन चक्र द्वारा यहाँ पर यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। आगे चलते हैं। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता का एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होता है, जिसका नाम है। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या होता है। तो यहाँ पर 7 का आपको आंसर लगाना है रोडोप्सिन। क्या लगाना है इसका आंसर, रोडोप्सिन। प्रश्न नंबर 7 का बी आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है। यहाँ पर मूक प्राणी का नाम बताना है। तो मूक मैं आपको बता दूं, यह जिराफ होता है, अर्थात ये प्राणी बिल्कुल भी बोलता नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। प्रश्न 9 आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर JC बोस हैं। यदि आपको उत्तर जल्दी मिल जाते हैं या आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करें, पहले अपने आंसर लगा लीजिए करें और उसके बाद हमारा प्रश्न का आंसर दे दीजिए करें। तो चलिए, मैं इसीलिए जल्दी प्रश्न का आंसर दे देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो।
कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? प्रश्न 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यकता होती है? इसमें CO2 की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो प्रकाश का सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए तथा हमारा जल चाहिए। तो यहाँ पर 11 का आंसर आप क्या लगाएंगे? प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, ये किसके बारे में बताता है एमनियोसेंटोसिस? प्रश्न 12 सही आंसर आप इसका लगाएंगे भ्रूण के लिंग को। तो भ्रूण के लिंग के बारे में कौन बताता है? एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग का पता लगाता है। BMD परीक्षण किया जाता है। तो BMD परीक्षण किस में किया जाता है बताएं? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस को या फिर एड्स को? सही आंसर लगाइए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में BMD का परीक्षण किया जाता है। आगे है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आप लगा ही लेंगे। तो यहाँ पर माइटोकाइंड्रिया सही होगा। इसको कोशिका बिजली घर भी कहा जाता है। समवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो देखिए, फ्लोएम टिश्यू होते हैं और जाइलम टिश्यू होते हैं। फ्लोएम टिश्यू का कार्य होता है जैविक तत्वों को जड़ से पौधों की विभिन्न भागों तक पहुंचाना, तथा जाइलम टिश्यू जो होते हैं इनमें इनका कार्य होता है कि ये जल को ले जाते हैं। तो प्रश्न 15 का आंसर होगा डी, जाइलम द्वारा जल दिया जाता है। जल पौधों में इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जबकि जो फ्लोएम होते हैं उनके द्वारा पौधों में जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उनका खनिज लवण होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। मेंडेल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मेंडेल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित होता है? तो मेंडेल ने आनुवंशिकता सिद्धांत दिया था। प्रश्न 16 का आंसर है, यदि आप लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। उन्होंने लैंगिकता पर ही जोर दिया था और उन्होंने माता पिता के गुणों को बच्चे में जाते हुए प्रदर्शित किया था। ग्रेगर जो मेंडल ने परीक्षण किया था वो किस पर किया था? मटर के पौधों पर किया था। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो सबसे ज़्यादा पानी जो पौधों को मिलता है वो मिलता है बलुई मिट्टी से। प्रश्न 17 आंसर होगा सी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपको बताएं, जो एक वयस्क मनुष्य की हड्डियां होती हैं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं इसमें। तो लगभग 300 हड्डियां नवजात शिशु में पाई जाती हैं। और आपको पता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 यानी 206 हड्डियां होती हैं। मछली कहाँ से श्वास लेती है? ये वेरी इजी क्वेश्चन, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि मछली जो है वो गलफड़ों से सांस लेती है। आगे चलते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है ऑनियन से, प्याज से संबंधित होती है ये। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, यानी वह बीज जिसको आप प्रतिवर्ष बदल देते हैं उस बीज को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बोले तो संकर बीज। संकर बीज वो बीज होते हैं जिसको आपने आजकल मार्केट में काफ़ी सुना होगा कि मैं हाइब्रिड लेकर आया हूँ। ठीक है, हाइब्रिड ही को हम संकर बीज कहते हैं। आगे देखेंगे। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सोनोमीटर किसके प्रयोग में यूज किया जाता है देखते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में होता है, वृद्धि दर नापने में होता है, रसाकर्षण की दर नापने में होता है, या ऊर्जा ह्रास की? तो सही आंसर चूज कीजिए जल्दी। प्रश्न 22 का आंसर आप लगाएंगे बी, ये वृद्धि दर को नापने में काम आता है ऑक्सोनोमीटर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं।
कितना समय तक वो अपनी जो क्षमता है निषेचन करने की उनको सुरक्षित रखते हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका 20 मिनट। यानी 20 मिनट तक जो हमारे शुक्राणु हैं वो जीवित रहते हैं, निषेचन करने की क्षमता उनके अंदर होती है, लेकिन उसके बाद उनमें निषेचन करने की क्षमता नहीं रहती, वो जो है मर जाते हैं। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो यदि व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग उसको सिग्नल भेजता है, इसमें ये बताना है। तो हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क का ये भाग होता है, ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को जो है नियंत्रित रखता है और यही हमें प्यास के सिग्नल देता है कि हमें प्यास लग रही है। तो ये सब सारी चीज़ इसका जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, ये मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इजी भी है और बहुत ही मोस्ट भी है। तो ये प्रश्न, इसमें आप ग्लूटीन लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है जो रोटी के गुणों को विकसित करता है। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आने लगता है? तो प्याज में ऐसा क्या होता है जिसके कारण आप देखते हैं उसको अगर आप छीलते हैं या काटते हैं तो आपकी आंखों में पानी आने लगता है? तो इसमें सल्फर की गंध होती है। सल्फर की गंध हमारी आंखों में एकदम पानी ला देती है। आगे चलते हैं। तो कोशिकाओं में क्या होता है? सल्फर होता है। आगे देखते हैं। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज किसका रूप है? तो प्याज जो है तने का परिवर्तित रूप है, तना। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते? और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज लेते हैं पर फल नहीं देते? बीज लेते हैं पर फल नहीं देते, तो ये साहब चीड़ का वृक्ष होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, तो सबसे अच्छा जो बीजों को आप संरक्षण करके रख सकते हैं, उनको भविष्य के लिए बचा कर रख सकते हैं, तो वो है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। ठंडी और शुष्क परिस्थिति में आप बीज को काफ़ी समय तक, लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं बिना बेकार हुए। आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा, ये जो है तने का रूपांतरित रूप होता है, अर्थात आलू एक तना ही होता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश के भी बरेली में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको देखिए, आपको पता कर लें आप इसका। अगर आप सेल्सियस में देंगे तो इसको 37 बोलेंगे, और फ़ारेनहाइट में अगर आप नापते हैं तो इसको 98.4 बोलेंगे। आगे चलते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? कारण बताइए। तो मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी रोटी में, गेहूं में, वो जो है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो हमको मीठा लगने लगता है। आगे चलते हैं। भोजन का पाचन अंग निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो देखिए, भोजन जो पचना शुरू हो जाता है, जैसे ही हम उसको मुंह में देते हैं उसमें हमारा लार मिलना शुरू हो जाता है, और लार का कार्य भोजन को पचाने का होता है। उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न पूछ लेते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, और लार हमारे मुंह से उस भोजन में मिल जाती है, अर्थात उसका पाचन वहीं से होना शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे, भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुंह से होना शुरू हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ए सही। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर की जो बीमारी है वो होती है कैल्शियम की कमी के कारण।
आगे देखते हैं। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो मोतियाबिंद में मनुष्य जो डॉक्टर हैं वो किस चीज़ को हटा देते हैं? तो इसमें आता है लेंस। लेंस को निकाल दिया जाता है मोतियाबिंद में। और ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल या अवतल? तो ये होता है उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है? ये कौन सा वायरस है जो बर्ड फ्लू है, इसका नाम बताना है आपको। तो बर्ड फ्लू का नाम है H5N1। बर्ड फ्लू है H5N1। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो गिरगिट जो रंग बदलता है वो किसके कारण बदलता है? वर्ण की लवक। वर्ण की लवक जो है ऑप्शन नंबर बी में, वो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी को परिघटना को सही रूप से में निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं? जिनमें निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के बाहर किया जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है, वो बाहर होता है। और निषेचन के बाद में जब उसका फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको विकास के लिए गर्भ में रख दिया जाता है। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो जो दिल का दौरा है वो किसके कारण होता है? 40 का सही आंसर लगाएंगे। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं होगी तो हमारा हृदय धड़कना बंद कर देगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। वेरी इजी क्वेश्चन है। यूरोक्रोम होता है इसमें हमारे मूत्र में, जो उसका रंग को पीला कर देता है। आगे देखते हैं। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? पर निषेचन किस में होता है? तो पर निषेचन होता है साहब केंचुए में। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के कोडकरण खंड को कहा जाता है एक्सॉन। ये एक्सॉन सही होगा। किडनी का क्रियात्मक इकाई, देखिए कल आया था ये, मैंने बताया था आपको। तो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है, जो सबसे छोटा उससे कार्य करने की क्षमता है, उसको आप क्या बोलते हैं? कल बताया था नेफ्रॉन। ये नवी वीडियो में आया था नेफ्रॉन। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय को क्या बोलते हैं? गर्भाशय को आप यूट्रस भी बोलते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? तो ये होता है XY। यदि XY होते हैं गुणसूत्र में तो लड़का, और XX होता है तो लड़की। तो यहाँ पर 46 में आंसर आएगा डी। RH कारक में अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो RH जो कारक है ये लिया गया है बंदर से। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है, जो रेशेदार अस्थि होती है उसमें कहाँ पर जोड़ पाया जाता है? प्रश्न 48 का आंसर होगा कपाल में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो हमारे जो शरीर है उसमें जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 656 होती है। 656 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वीडियो का अंतिम प्रश्न और 50वां प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषक किससे संबंध है? कैडमियम की प्रदूषण की मात्रा होने से हमारी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है इताई रोग। कैडमियम की कमी कैडमियम की होने से हो जाता है। जब जल में कैडमियम की मात्रा हो जाती है तो इताई रोग हो जाता है। तो चलिए ये थे हमारे 50 प्रश्न जो आपने बहुत शांति के साथ देखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।
साथ ही जो 1 से लेकर 9 तक की वीडियो है उसका प्ले लिस्ट में लिंक डाल देता हूँ, तो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। 1 से लेकर लास्ट तक की वीडियो, सारी वीडियो आपको उसी लिंक में मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।